वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जैसे ही आता है तो हमारे माइंड में एफ.डब्ल्यू. रिक्स जो थिंकर हैं वो तुरंत याद आते हैं। तो जो इसमें आज हम लोग बात करेंगे द मॉडल्स ऑफ फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की। तो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है क्या? तो दीज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी फंक्शनैलिटी इन अ फ्यूज्ड सोसाइटी। अ सिंगल स्ट्रक्चर कैरी आउट ऑल द फंक्शन ऑफ सोसाइटी। फ्यूज सोसाइटी का क्या मतलब होता है? एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। वेयर एज डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या है? डिफ्रैक्टेड सोसाइटी सेपरेट स्ट्रक्चर आर डेलिबरेटली इरेक्टेड फॉर अ कैरिंग आउट स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो रहता है वो मल्टी स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जो ये फंक्शन परफॉर्म होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में। द मॉडल सोसाइटी इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू पोलर टाइप्स इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक किसको बोला जाता है? जो फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड का कॉम्बिनेशन हो उसको क्या बोला जाता है? प्रिज्मेटिक सोसाइटी। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। प्रिज्मेटिक में फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मिला के प्रिज्मेटिक सोसाइटी बनाया गया है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की। द फ्यूज सोसाइटी का पहला क्या है? पर्टिकुलरिज्म। सेकंड है एस्क्रिप्टिव वैल्यू एंड थर्ड है फंक्शनली डिफ्यूज सोसाइटी। इन तीनों को मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आप जाके कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का फीचर्स है सेलेक्टिविज्म, अटेनमेंट, पॉलीफंक्शनलिज्म। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का है यूनिवर्सलिज्म, अचीवमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? पूछा जाएगा कि जो सेलेक्टिविज्म है वो किसका फीचर है। आपके पास ऑप्शन रहेगा फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी या ऑल ऑफ दी एबव। तो पता रहना चाहिए कि किसका क्या फीचर है। अब हम लोग डिटेल में इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं फ्यूज सोसाइटी के। देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन एंड अ सिंगल स्ट्रक्चर कैरी आउट सेवरल फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर रहता है जो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन इट। जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है। फ्यूज सोसाइटी में क्या है, कहाँ से ज़्यादा पैसा आता है या कहाँ पे ज़्यादा फोकस है? एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज लो एज द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टूल आर नॉट यूज्ड। द एग्रीकल्चरिस्ट आर इलिटरेट। क्या है कि मेन फोकस जो है हमारा एग्रीकल्चर पे है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से वो लो होता है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है वो लो क्यों होता है? तो उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ किया जाता है वो लेटेस्ट नहीं होता है, वो पुराने ही एग्रीकल्चरल टूल्स को यूज़ करते हैं, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाता है। अगर वो कुछ अपने टूल्स को चेंज करेंगे तो उनका जो प्रोडक्शन है वो हाई होगा। और दूसरा रीज़न है कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट रहते हैं वो इलिटरेट रहते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी, पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं होता है कि क्या चीज़ एग्रीकल्चर में उन्हें सही तरीके से यूज़ करना है और क्या नहीं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इज़ वेरी स्लो एंड द पीपल बाई एंड लार्ज आर नॉट कीन टू इंडस्ट्रियलाइज और मॉडर्नाइज देमसेल्फ। नेक्स्ट रीज़न क्या है? फीचर्स। यहाँ पे जो पीपल हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को अपनाने में बहुत स्लो हैं। वो जल्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को वो लोग अप्रूव या फिर वो जल्दी से जल्दी उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। तो यही रीज़न है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन है वो वेरी स्लो है, उस हिसाब से उन्हें वो प्रोडक्शन मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज सोसाइटीज आर स्टैटिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ पुअर।
नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा सोसाइटी है उसमें कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर हम किसी से किसी प्रोडक्शन लेंगे, किसी से बात करेंगे, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन उस हिसाब से हमारा अच्छा नहीं है। अगर हमें कोई बिजनेस ही करना है तो सबसे पहले हमें क्या कमांड होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो द मेन रीजन है फ्यू सोसाइटी का, वहाँ पे क्या है, लैक ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द रॉयल फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग एंड हिज नॉमिनी एंजॉय वास्ट पावर एंड आर ऑफन करप्ट। यहाँ पे क्या है, जो पहले के फैमिली थे वो बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों वो लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि जो भी पावर और सिस्टम है वो सिर्फ उनके कंट्रोल में है। तो जो पावर और सिस्टम उनके कंट्रोल में किंग के रहेगा तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये जो करप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है फ्यूज सोसाइटी का। नेक्स्ट है एस्क्रिप्टिव वैल्यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे एस्क्रिप्टिव वैल्यू क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ द पीपल इज़ हाईली ट्रेडिशनल एंड वॉयलेशन ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन इज़ नॉट टॉलरेटेड बाय द society. There is very little differentiation between justice and injustice, formal and informal setup, and governmental and non-governmental activities. यहाँ पे क्या बात की है फ्यूज सोसाइटी में कि जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है किसके बीच में, जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंस की बात की गई है फ्यूज सोसाइटी में, और ये किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने। देयर इज नो क्लोज रिलेशन बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, ही डज नॉट बॉर्डर टू नो देयर विशेज एंड द सब्जेक्ट्स डेयर नॉट चैलेंज decision or authority of the king. He is worshipped like a representative of God on the earth. He or his government are not accountable to masses. क्या किया जाता था, पहले जो किंग है उनको एज अ गॉड रिप्रेजेंट किया जाता था धरती पे, जो भी अथॉरिटी लेंगे उनसे बढ़कर कुछ नहीं था। तो वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट और किंग पोजीशन है था वहाँ पे राजा का। ही और हिज गवर्नमेंट आर नॉट अकाउंटेबल टू द मासेज। प्रेजेंट में क्या है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें और फ्यूज का जो ये कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, फ्यूज में क्या बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल पीपल की तरफ नहीं होंगे, बट करंट में क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हम लोग उन्हें अपॉइंट किए हैं, तो वो जवाबदेही किसके प्रति होगा, जनता के प्रति वो जवाबदेही होंगे। तो क्या है कि जो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी हैं, तो वो अकाउंटेबल होंगे पब्लिक के प्रति, अगर कुछ भी घटना घटेगी तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था, जो भी किंग थे वो अकाउंटेबल नहीं थे मासेस के प्रति। और लास्ट पॉइंट है आज का फ्यूज सोसाइटी का फीचर्स का, फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच अ सोसाइटी एंड परफॉर्म्स social, economic and political function. The whole administrative system is based on the structure of the family. यहाँ पे कहते हैं कि जो फैमिली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फंक्शन को अचीव करने के लिए जो हमारे फैमिली है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली एंड एवरी एफर्ट इज मेड टू प्रिजर्व द ओल्ड फैमिली सिस्टम। होप कि आपको ये जो फीचर्स है फ्यूज सोसाइटी का वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे।